हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों तक यूट्यूब से एब्सेंट रहने के बाद मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके सामने। और पहले मैंने कभी 20 मिनट सीरीज़ के बारे में बताया था, उसे आज से कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे 11th फिजिक्स का सिलेबस, और चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज उसका इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं आपको वीडियोज़ के बारे में बताऊँ कि 20 मिनट टू 25 मिनट की एक वीडियो आएगी, छोटी सी वीडियो आएगी तक, और उसमें वेल क्लियर कॉन्सेप्ट होंगी। और वो वीडियो इतनी बड़ी भी नहीं होगी जो आप उसको देखते हुए बोर हो जाएं। तो 20 मिनट विद न्यूटन गुरु और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, क्या फॉर्मूला है? 20 मिनट डेली विथ न्यूटन गुरु चैनल, यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूं चंद्रदीप एंड दिस इज योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु। इससे पहले कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को शुरू करें, मैं सबसे पहले फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताता हूं आपको। तो अगर 11th फिजिक्स के सिलेबस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है वो। और उसमें से पहला पार्ट होता है मैकेनिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूँ कहें तो आप जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और ऐसे कहें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से ये 35% क्वेश्चन को कवर करता है। ओके, सेकेंड वन इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो 11th फिजिक्स के मैकेनिक्स वाले पार्ट में मैंने मतलब जो मैं आज शुरू करने वाला हूँ, उस पार्ट में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के स्टडी करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यूँ कहें तो काउजेज ऑफ फोर्स की स्टडी करते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो क्या हो सकता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन। ओके, और अनदर वन जो अगला टॉपिक है जिसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स कहा, उसमें हम मोशन ऑफ हीट के स्टडी करते हैं, यानी कि हीट के मोशन के स्टडी करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं, उनकी मोशन की स्टडी करते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे मैकेनिक्स को। और मैकेनिक्स की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। और मैकेनिक्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? इट डील्स विथ, और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट काउज ऑफ फोर्सेस। काउज ऑफ फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएं तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है उसमें। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगाऊं तो सबसे पहले इसके पास क्या संभावना है कि ये मूव कर जाएगा। पहली संभावना तो यही है। ठीक है, तो काउज ऑफ फोर्स को हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और इसलिए मैंने 2 डेफिनेशंस लिखा है। एक में लिखा है स्टडी ऑफ काउज ऑफ फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट, और स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट जो है ना फिजिक्स में, वो हम ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। एक होगा ऑब्जेक्ट हैविंग ह्यूज डायमेंशन, यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट जिनका डायमेंशन अप्रिसिएबल हो, काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो वेल अंडरस्टूड डायमेंशन के हैं। वेल अंडरस्टूड डायमेंशन तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के भी हैं, लेकिन हाँ ये अप्रिसिएबल है, इन्हें हम ह्यूज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे ये इरेजर, ये ह्यूज ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। जैसे ये मोबाइल, ये ह्यूज ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। ह्यूज ऑब्जेक्ट हम किसे कंसिडर नहीं करेंगे? जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल, जैसे एटम्स, ठीक है, बहुत छोटे से डायमेंशन के, हम उन्हें ह्यूज डायमेंशन नहीं बोलेंगे, उन्हें हम स्मॉल डायमेंशन बोलेंगे। जैसे अल्फा पार्टिकल, उसका डायमेंशन बहुत कम होता है, जैसे कि प्रोटॉन्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं उन्हें हम स्मॉल कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद वाले जो भी हैं, जो उनसे बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, अप्रिसिएबल डायमेंशन के हैं, उन्हें हम ह्यूज डायमेंशंस ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो या हम ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे मैकेनिक्स को पढ़ते हुए। और एक होगा ह्यूज डायमेंशन का ऑब्जेक्ट और एक होगा स्मॉल डायमेंशन का ऑब्जेक्ट, और ये एक टाइप है। ठीक है, तो ह्यूज डायमेंशन के ऑब्जेक्ट की स्टडी, ठीक है, ह्यूज डायमेंशन के ऑब्जेक्ट की स्टडी 2 अलग अलग केसेस में करेंगे। एक बार तो, यानी कि एक केस ये होगा कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ह्यूज है, यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, और वो स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, और एक केस ये है कि जब वही ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूज डायमेंशन का है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, यानी कि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग जो अभी मैंने बोला, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि हम कितने स्पीड को स्लो मूविंग कहेंगे और कितने स्पीड को फास्ट मूविंग कहेंगे, ठीक है, या कौन से स्पीड को स्लो कहेंगे और किस स्पीड को फास्ट कहेंगे। स्लो मोशन तो हम लोग को समझ आता है ये वाला कि मूवी जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एकदम फाइटिंग सीन हो रही होती है और एक हीरो आता है एकदम धीरे से, मतलब एक फाइट चलाता है ऐसे, और फाइट धीरे 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 जाके उसको लगता है और सामने वाला जो है उड़ जाता है उतना ही से। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इतना स्लो अगर लगा, ऐसे करके ऐसे आके लगा तो इससे कैसे उड़ गया यार, ठीक है। तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। और हमारे लिए फास्ट क्या होता है इन आवर डेली लाइफ, हमारे लिए फास्ट है कि अगर कोई रॉयल एनफील्ड से आता है और 120 चल रहा है तो हम उसे कहते हैं कि काफ़ी फास्ट चल रहा है, ये 100 किलोमीटर पर आवर भी चल रहा है तो भी हम उसे कहते हैं कि वो बहुत फास्ट चल रहा है। और फाइटर जेट्स की बात कर लें या एरोप्लेन्स की बात कर लें तब तो हम उनको और ज़्यादा फास्ट बोल देते हैं। जैसे कि अगर कोई एरोप्लेन है वो 1000 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं डेली लाइफ में, इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है। बट इन केस ऑफ फिजिक्स और अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ फिजिक्स, ऑल दीज बॉडीज आर मूविंग विथ वेरी स्लो वेलोसिटी। यानी कि आप जो भी ये एग्जाम्पल्स लेते हैं फास्ट मूविंग स्पीड का या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का डेली लाइफ में, वो सब अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ फिजिक्स वेरी स्लो स्पीड कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, 22,000 किलोमीटर पर आवर, ऐसे जो स्पीड है 2200 किलोमीटर पर आवर, ऐसे जो स्पीड है जो हमारा फाइटर जेट्स चलता है, इन सभी स्पीड को हम बहुत स्लो मूविंग स्पीड मानते हैं या स्लो स्पीड मानते हैं। तो फास्ट, अब क्वेश्चन आता है कि फास्ट किसको माने, ठीक है। तो पहले स्लो का यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन की क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्लो एंड नॉट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना कम होना चाहिए जिसकी तुलना हम लाइट की स्पीड से नहीं कर सकते, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो स्लो मूविंग है। क्लियर हुआ। यानी कि फास्ट किसे बोला जा रहा है फिजिक्स के अंदर, फास्ट बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट को। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर स्पीड, लाइट की स्पीड से चल रहा हो या एक ऐसी स्पीड से चल रहा हो जिसकी तुलना कम से कम हम लाइट की स्पीड से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट। ओके, तुलना कैसे कर सकते हैं, तुलना का क्या मतलब है इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। कि अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चलना शुरू किया और इसने स्पीड गेन कर ली कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत फास्ट चल रहा है। या अगर इसने लाइट की स्पीड से थोड़ा कम, जैसे 2 × 10⁸, 2.5, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं जो जिसकी तुलना स्पीड ऑफ लाइट से की जा सकती है, ठीक है। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी चलेगा तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं कम से कम। तो ऐसे स्पीड को हम स्पीड ऑफ और फास्ट स्पीड कहेंगे, इसकी तुलना हम स्पीड ऑफ लाइट से कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे सारे स्पीड जो हमारे रियल लाइफ में जो फास्ट दिखता है वो फिजिक्स के सर्कमस्टांसेस में फास्ट नहीं है। यानी कि जो हमारा एरोप्लेन का स्पीड है, फाइटर जेट्स की जो स्पीड है, बाइक की स्पीड है, कार्स की स्पीड है, लैम्बोर्गिनी को सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है, कार चलने वाला फास्ट। हालांकि उसके बाद भी एक और ऐसा है जो उससे भी फास्ट चलता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी को कुछ ज़्यादा ही लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्पीड हैं ये सारे स्पीड स्लो स्पीड हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि मैकेनिक्स को पढ़ते हुए हम ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है यानी कि ह्यूज डायमेंशन का है, और एक जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है यानी कि स्मॉल डायमेंशन का है। अब जब ऑब्जेक्ट का साइज डिवाइड कर लिया हमने तो उनके स्पीड को कैटेगराइज करेंगे, और स्पीड में 2 प्रकार की स्पीड होंगी, स्लो स्पीड एंड फास्ट स्पीड, ठीक है। स्लो स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया क्या,
स्लो स्पीड हम ऐसे स्पीड को कहेंगे जिसकी तुलना हम लाइट की स्पीड से नहीं कर सकते, और फास्ट स्पीड हम किसको कहेंगे, जिस ऐसे स्पीड की जिसकी तुलना हम लाइट की स्पीड से कर सकते हैं उसे फास्ट स्पीड कहेंगे। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट और द स्पीड विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट देन इट इज सेड टू बी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a speed which is not comparable to the speed of light, that is very slow from the reference, और रेफरेंस क्या ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को, तो हम उसे स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट में स्पीड पे कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा हम उसे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। ओके अब देखिए, तो जब ऑब्जेक्ट, जो मैंने कैटेगरी डिवाइड किया उसमें ऑब्जेक्ट अगर ह्यूज हो और स्लो मूविंग हो तो ऐसे मोशन की स्टडी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हैं, और इसी का नाम क्लासिकल मैकेनिक्स भी है, ठीक है। ओके तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट हैविंग ह्यूज डायमेंशन, यानी कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग ह्यूज डायमेंशन, यानी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, ह्यूज डायमेंशन के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, स्लो मूविंग, और स्लो मोशन का मतलब क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्लो एंड नॉट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ऐसे केस में एक एजम्पशन लिया हुआ है यहाँ पे कि एजम्पशन, व्हाट एजम्पशन इज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन कांस्टेंट। यहाँ पे हम यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि जब ऑब्जेक्ट ह्यूज डायमेंशन का हो और स्लो मूविंग हो तो हम उसके मास को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं कैलकुलेशन के दौरान। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या मास कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ाई करा है उसमें आपने मास को हमेशा कांस्टेंट ही माना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज कांस्टेंट, और ये एजम्पशन है, ऐसा मानना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सच नहीं है, क्या मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट नहीं होता। आंसर है हाँ, मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट नहीं होता, और ये इसके स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से फिजिक्स की थ्योरी बदल जाती है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर फिजिक्स को पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में तो वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिलेगा, 11th में नहीं मिलता, ठीक है। 11th में हम थोड़े से जान लेंगे उसके बारे में, पर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो मास है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है अभी, और अभी इसका मास है m, और ये इस एक पर्टिकुलर स्पीड से चलना शुरू करता है ऐसे। तो जब ये ऐसे चल रहा है तो क्या इसका मास चेंज होगा, आंसर है चेंज होता है, पर और इसका जो मास है स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी तो मास भी इसका ज़्यादा चेंज करेगा, ओके। लेकिन जब स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हो, स्लो मोशन में हो ऑब्जेक्ट, तो इसके मास में बहुत कम चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है, जिसे हम कैलकुलेशन के दौरान कंसीडर नहीं करते, नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसलिए कह देते हैं कि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज कांस्टेंट, बट इफ इट्स स्पीड इज वेरी हाई देन मास चेंजेज एज स्पीड चेंजेज विद द फॉर्मूला m dash इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके। और जब मास वैरी करने लगेगा स्पीड से, यानी कि स्पीड इतना हो जाएगी कि उसका मास सफिशिएंट अमाउंट में चेंज हो जाएगा और हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की थ्योरीज वहाँ पे वैलिड नहीं होंगी, और ऐसे केस में हम एक दूसरी थ्योरी जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करते हैं उन थ्योरीज को अप्लाई करेंगे वहाँ पे, एंड ऑल दोज थ्योरीज आर कम इनटू कैटेगरी ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड थ्योरी प्रपोज्ड बाय जनरली आइंस्टीन, ओके। समझ आ गया
यानी कि अब देखो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, दूसरा पार्ट मैकेनिक्स का, ये कैसे मोशन से डील करता है। तो इसका पहला कंडीशन है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डील्स विद द ऑब्जेक्ट हैविंग ह्यूज डायमेंशन, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। और फास्ट क्या है, फास्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, या हम उसकी तुलना कम से कम कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, और तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा चलेगा तब सर, तो अभी तक तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं मिला जनरली ऑफिशियली, जिसे अभी हालांकि गॉड पार्टिकल के नाम से मिला हुआ है, पर उसे अभी बुक्स में नहीं लाया गया, वो अभी अंडर कंसिडरेशन रखा गया है उसको, अभी उस पर रिसर्चेज चल ही रही हैं। ठीक है, तो अभी तक के रिसर्चेज के कॉन्सेप्ट्स को देखें तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा चलने वाले ऑब्जेक्ट्स अभी आए नहीं हैं। ठीक है, तो या तो इक्वल हो सकता है या तो कंपेरेबल होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट के, तो हम उसे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए। और इस केस में मास को कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल एंड चेंजेस विद द फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि m डैश इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c², यानी कि मास यहाँ पे चेंज करेगा ऑब्जेक्ट का। यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अंतर है। अंतर क्या है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मास को हम कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये तो हो गया, ये दो पार्ट जो हैं, ये दो पार्ट है मैकेनिक्स के, ये तो वो पार्ट हैं जो ह्यूज डायमेंशन के ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करा रहे थे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्मॉल हो, जो दूसरा कैटेगरी मैंने आपको बताया, तो ऐसे केस में ये सारे थ्योरीज वैलिड नहीं होती, और उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हम 12th में पढ़ेंगे, और इस पूरे फिजिक्स का एक पार्ट ही है अलग बना हुआ, क्वांटम थ्योरी का, उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं 12th में। ठीक है, तो वहाँ पढ़ाई करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और स्मॉल का डेफिनेशन यहाँ पे देखोगे, स्मॉल कौन से होंगे, जैसे एटॉमिक, सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एटसेट्रा। तो ऐसे जब स्मॉल डायमेंशन के ऑब्जेक्ट होंगे, उनके मोशन की स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्टरी क्लासेज। आगे की क्लास में मैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और उससे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया समझाऊंगा। स्टैटिक का कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये समझते हुए हम फिर अलग अलग 20 मिनट की वीडियोस करते हुए थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारा कुछ करते हुए जाएंगे, सच दैट आपको किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ आया होगा। आप नोट्स बनाते चलें लगातार, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो जाएंगी लगातार। हर वीडियो का लेंथ 20 to 25 मिनट का होगा, सच दैट आप आसानी से उसे पढ़ सकें थोड़े से समय में। ओके, मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी लगातार जुड़ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सच दैट वीडियो जब अपलोड किया जाए तो वो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे। दैट्स ऑल, गुड बाय।